नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल पे कराया जा रहा है और वो भी मैराथन क्लास के द्वारा। तो दोस्तों, आप लोग फर्स्ट मैराथन क्लास देखे होंगे, उसमें बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम आपको दिए हैं और वैसे ही दूसरा वीडियो भी मैराथन क्लास का दोस्तों आज मैं ला रहा हूँ। इसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारे टॉपिक दोस्तों एक ही वीडियो में हम लाने वाले हैं। तो आइए हम संज्ञा को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संज्ञा क्या होता है? बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा दोस्तों व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये चीज हम लोग बचपन से रटते हुए आ रहे हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि संज्ञा का उदाहरण राम संज्ञा है, भारत संज्ञा है, या फिर ताजमहल एक संज्ञा है, हिमालय पर्वत संज्ञा है। आइए नीचे विस्तार से पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था कि संज्ञा का डिफिनेशन क्या है। आइए नीचे हम आपका क्वेश्चन दिखाते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन था आपका। अब दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है। दोस्तों एकदम इजीली आप लोगों को सब कुछ रटवा मतलब याद करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और क्या एग्जाम में पूछेगा क्या नहीं पूछेगा ये भी हम आपको यहीं बता देंगे। संज्ञा दोस्त कितने प्रकार की होती है, आपको कितना प्रकार का पता है और हम कितना प्रकार बताएंगे, ये सब आप लोग को अभी देखिए हम क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो नोट्स जो है बहुत डिटेल में है, तो ये मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। इसे आप नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यथार्थवाचक एक होता है, एक भाववाचक होता है, तो इसे आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, जो आपके काम की चीज़ है, आपके फॉरेस्ट गार्ड में आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। संज्ञा दोस्तों आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार का होता है, वो भी सही है। बट अब दोस्तों आपके कंपटीशन में अगर क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा कितने प्रकार के हैं, तो आपको 3 प्रकार बताना है। ठीक है, 3 प्रकार बताना है। कौन कौन सा? पहले जो 5 प्रकार हुआ करता था वो भी हम आपको अभी बताएंगे। तो पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक और चौथा समूहवाचक और पांचवा आपका भाववाचक होता है। पांचवा आपका भाववाचक होता है। ठीक है, ये पांचों हैं आपके, ये पांचों हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 दोस्तों आपके पहले हुआ करते थे। ठीक है, बट अभी के एग्जाम में दोस्तों पूछता है, या फिर अब कंपटीशन में आपका आंसर आप पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार के, तो आपको 5 नहीं देना है, अब 3 देना है आंसर। एकदम दोस्तों आप याद रखें कि आपको 3 प्रकार देना है। कौन कौन सा? तो आइए देखते हैं। पांचों वही है बट थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है। जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो 5 प्रकार का हुआ करता था, बट अभी 3 प्रकार का हो गया। तो उसे देखिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, और जातिवाचक संज्ञा में ही दोस्तों द्रव्यवाचक और समूहवाचक को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो यानी द्रव्यवाचक और जातिवाचक के जो उदाहरण होंगे वो जातिवाचक के नाम से मतलब जाने जाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो आपका है भाववाचक। तो दोस्तों 3 आपको याद रखना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इन तीनों को दोस्तों बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होने वाला आपका। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज जो मैं आपको ऊपर बताया। वर्तमान में संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, वस्तु और स्थान, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सॉरी 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 सॉरी, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, व्यक्ति के नाम को, अगर कोई व्यक्ति का नाम है या फिर किसी स्थान के नाम है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। जातिवाचक किसी समूह का या फिर किसी मतलब जाति का बोध जहाँ से होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। और भाववाचक किसी भाव का मतलब बोध होता है तो भाववाचक, जैसे कि मिठास, बुढ़ापा, जवानी, ये सब भाववाचक के उदाहरण हैं। आइए आगे दोस्तों पूरा डिटेल में हम इसे समझाएंगे आपको, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक तीनों को।
देखिए सबसे पहले आपका है व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से हम इसे दोहराते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या क्या दोस्तों आएगा वो सारी चीज हम आपको बता रहे हैं। निश्चित नाम को, जैसे आपका नाम मोहन है, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि निश्चित नाम है और निश्चित है ताजमहल, वही ताजमहल एक भारत में है, दूसरा कोई नहीं है। तो जैसे हिमालय पर्वत, मोदी जी, या फिर जो भी एक पर्सन है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के जाति समूह वर्ग के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के जाति के, मतलब व्यक्ति का जाति, वस्तु का जाति, स्थान के जाति का, समूह के वर्ग के जाति का नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब देखिए इसको फिर से समझिए, जैसे कि हम कहते हैं कि मनुष्य जाति, यानी मनुष्य हम कह रहे हैं तो मनुष्य से पूरे मनुष्य जाति का मतलब बोध हो रहा है। ठीक है। अगर हम कहें पुरुष, तो पुरुष से दोस्तों आप क्या, आप एक पुरुष है या मैं पुरुष हूं या फिर पूरे समाज के लोग पुरुष हैं, तो एक ऐसा शब्द जो सभी को इंगित करता हो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। जैसे कि पुरुष है तो पुरुष दोस्तों आपके लिए भी यूज होगा, हमारे लिए भी होगा, या अन्य सभी पुरुषों के लिए पुरुष ही होगा। जैसे बालक हम कहते हैं, तो बालक कौन सा संज्ञा है? आप सोचिए थोड़ा सा। बालक आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि बालक से किसी एक बालक का बोध नहीं हो रहा है, बालक से पूरे बालक जातियों का, मतलब जातियों का मतलब कि जो आपके घर में 5 साल का बालक है, जो मेरे घर में 10 साल का बालक है, 8 साल का बालक है, सभी बालकों को मतलब एक तरह से बालक सामूहिक रूप से कहा जा रहा है। तो वो शब्द या वो नाम जो पूरे समूह का बोध कराता है या जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे दोस्तों और नीचे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो अभी इतना आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट आपका है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, कैसे? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव के नाम को, जैसे कि हम कहें कि अब आपके पिताजी को बुढ़ापा आ गया है, तो यानी बुढ़ापा मतलब भाववाचक संज्ञा का मतलब दोस्तों ना वो चीज जो दिखाई न दे, वो चीज जो दिखाई न दे वो भाव है। जैसे कि बुढ़ापा, जवानी या खुशी, दुख, ये सब दिखाई देने वाला, ये सब फील किया जाता है। गर्मी, ठंडा, ये सब मतलब सब चीज ये क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। मिठास को आप कभी देखे हैं? नहीं। जो भी चीज आप देख नहीं सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आपका आएगा। इसको तो बहुत इजीली आप लोग पकड़ लेंगे। अब आइए आपका जहां से क्वेश्चन आता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों दृश्य होता है, मतलब वो दिखता है, सदैव एक वचन होता है ये चीज व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा, इसे दोस्तों आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना है। जातिवाचक संज्ञा दृश्य होता है, बहुवचन ये होता है, मतलब जितने भी संज्ञा में बहुवचन आ जाएंगे आप आंख बंद करके उसे जातिवाचक संज्ञा में मार दीजिएगा। ठीक है। और वे एक वचन जो बहुवचन बनाए जा सकते हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो मतलब जितने भी मतलब संज्ञा शब्द है अगर उनका बहुवचन बनाया जा सकता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब आप कहेंगे कि कैसे सर? तो जैसे राम है तो क्या राम का बहुवचन बनाया जा सकता है? नहीं, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर राम का बहुवचन बन जाता तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा अदृश्य होता है, हमने बताया कि वो दिखाई नहीं देता है। जैसे करुणा, दया, मानवता, दुख, सुख, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसे पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से
क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा और बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके माइंड में वो अस्थाई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। एक चीज़ और है दोस्तों, भाववाचक से जातिवाचक कैसे बनाया जाता है। जैसे जवानी एक भाववाचक सेंटेंस है, ठीक है, और जवानी से जवानियाँ कर दिया गया, मतलब देखिए बहुवचन हो गया। ये जवानी है भाववाचक, और भाववाचक का अगर बहुवचन बन गया जवानियाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक हो जाएगा। मैंने बताया कि जहाँ भी बहुवचन हो जाएगा वो आपका जातिवाचक हो जाएगा। कुर्बानी, कुर्बानी आपका भाववाचक है, और कुर्बानियाँ ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। ऐसे ही है मेहरबानी, और मेहरबानी का मेहरबानियाँ हो जाएगा, ये भी आपका जातिवाचक में हो जाएगा। तो इधर सब भाववाचक थे, इधर जातिवाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वही है, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक मान लिया जाता है। तो ये हम आपको ऊपर ही बता दिए हैं। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वनाम, सर्वनाम दोस्तों किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन कम से कम आपके 10 एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, एकदम आप लिख लीजिए 100%। सर्वनाम आई थिंक शायद मुझे लग रहा है पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड में सर्वनाम पूछा था शायद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पूरा दोस्तों डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको सर्वनाम में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर्वनाम क्यों, सर्वनाम की जरूरत पड़ी हमारे हिंदी व्याकरण में। जैसे कि हम कोई सेंटेंस दोस्तों बोल रहे हैं, ठीक है, आप सुनिएगा उसमें क्या आपको उल्टा लग रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ राम खाना खाता है, राम गाना गाता है, राम सो गया, राम हंस रहा है। मतलब अगर ऐसे सेंटेंस में बोलूँ, बार बार राम बोलूँ तो आपको इरिटेशन होगा। सेंटेंस लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे सेंटेंस आप लिख रहे हैं कि राम ने खाना खाया और उसने फिर जाके सो गया, तो मतलब जो ये उसने है या वह है, मतलब उस राम के जो बार बार राम आता है उसके जगह पे वह है, यह, ये जो भी लगता है यही सर्वनाम है, ठीक है। तो आइए इस सर्वनाम के 6 प्रकार को हम लोग देखते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आता है और आप लोग से गलत हो जाता है, तो ये नंबर दोस्तों आप लोग को माइनस में ले जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं सर्वनाम। 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों में 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। जो आपका उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो उत्तम पुरुष का पहचान क्या होता है, मैं, हम। मध्य पुरुष का पहचान क्या होता है, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष का पहचान क्या होता है, यह, वह, ये, वे, वो, ठीक है। उत्तम पुरुष क्या होता है, कहने वाला, मतलब मैं कह रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। मध्य पुरुष कौन होता है, सुनने वाला, यानी आप सुन रहे हैं तो आप मध्य पुरुष हैं। और जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, जैसे कि मैं कुछ कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राम एक बहुत ही चालाक लड़का है, ठीक है, तो मैं तो हूँ उत्तम पुरुष क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, आप मध्य पुरुष हैं। और राम के बारे में मैं कह रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ वह बहुत चालाक है, तो वह कौन है, अन्य पुरुष, ठीक है, समझ गए आप ना। मैं कहने वाला हूँ मतलब मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप सुन रहे हैं, आप मध्य पुरुष हैं। और जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि वह, यह, वह चालाक है, यह चालाक है, या मतलब जो भी जिसके बारे में कह रहा हूँ वो अन्य पुरुष होगा। तो इसे आप समझ लिए होंगे। ये चीज़ एक बार आप नोट कर लेंगे कि मैं, हम उत्तम पुरुष का उदाहरण है, तू, तुम, आप अन्य मध्य पुरुष का उदाहरण है, यह, वह, ये, वे, वो, ये अन्य पुरुष का उदाहरण। इसे आप एक बार नोट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और ये चीज़ तो आपको शायद अब नहीं भूलेगा कि उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष का क्या मतलब है सिस्टम।
इसका उदाहरण हम देखते हैं, वह ईमानदार है में कौन सा सर्वनाम है। अभी आपको हमने यहाँ पे बताया ऊपर में, तो वह ईमानदार है। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब कुछ याद नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं याद करना है। यहाँ पे आप सोचिए, वह ईमानदार है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, वह, यानी कि मैं तीसरे पर्सन के बारे में बोल रहा हूँ। जहां भी तीसरे पर्सन की बात आएगी वो अन्य पुरुष हो जाएगा। तो वह क्या है दोस्तों, वो अन्य पुरुष है। देखिए यहाँ पे अन्य पुरुष में, ये अन्य पुरुष का आपका है, ये वाला लाइन अन्य पुरुष का है ना, ये अन्य पुरुष। तो देखिए अन्य पुरुष में वह दिया है, यह, वह, ये, वे, वो। और मैं अगर आपको बोलूंगा, कहूंगा तुम बहुत चालाक हो, यानी मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तुम मतलब जो तुम सुन रहे हो, समझ गए आप। तो तू, तुम, आप, ये मध्य पुरुष होता है। अब मैं अपने आप के लिए कहूंगा तो मैं या हम, मैं कहूंगा कि मैं चालाक हूं, यानी मैं अपने बारे में कर रहा हूं। मैं कौन है, उत्तम पुरुष। तो ये चीज समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट उदाहरण है, वह कौन सा पुरुष है, तो वह कौन सा आपका पुरुष है, तो अन्य पुरुष है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट सर्वनाम। पहला सर्वनाम आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों यह निश्चितता का बोध कराता है। निश्चितता बताने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें भी यह, वह, ये, वे, वो होते हैं, ठीक है। तो वहां पे दोस्तों यही चीज आपको अन्य पुरुष में भी देखने को मिला था, यह, वह, ये, वे, वो। यहाँ पे भी यही सेम चीज है, बट वो किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा और यह किसी वस्तु या स्थान के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये चीज आप बस एक लाइन याद रखेंगे कि यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे, वो जो है, ये वस्तु और स्थान के बारे में निश्चितता बताते हैं। और जो पुरुषवाचक में, अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो होते हैं, वो किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर आप एक बार समझ लिए तो फिर सारे कंफ्यूजन को आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए आप, एक इसी के जैसा दोस्तों होता है संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण में उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहला है, ये जो इसका उदाहरण है, यह मेरा घर है। यहाँ पे यह आया, यह कौन सा है, तो ये आपका निश्चयवाचक, यह मेरा घर है, ये घर के बारे में कह रहा है। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम होता तो आप इसे आप डायरेक्ट पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक अन्य पुरुष कह देते, बट ये जब किसी वस्तु और स्थान के बारे में बात करेगा तो वहाँ पे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और ये जो आपका सर्वनामिक विशेषण है, ये आपके विशेषण के टॉपिक में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट दोस्तों है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत इजी है, आप बस दो शब्द याद कर लीजिए, कोई और कुछ। किसी भी सेंटेंस में कोई कुछ आ जाता है तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर दीजिएगा, जहाँ पे निश्चित कुछ नहीं होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है, कोई आया है, कुछ दे दीजिए, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है। बहुत इजी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये भी दोस्तों बहुत इजी है, एक बार आप समझाऊंगा, समझिए। जिस सर्वनाम में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, सॉरी, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है, मतलब किसी सर्वनाम से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग बस ये चीज याद कर लीजिए, जहां पे भी ये आपको दिख जाएगा वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। मतलब ये जहां पे भी आपको दिख जाएगा, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये तीनों लाइन जहां दिख जाएगा वहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि इसी में कुछ चीज ऐड करके ये होता है, इसे ये आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा, मेरी, मेरा, हमारा, हमारी, हमारा, तेरा, तेरी, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, आपका, आपकी, आपके। तो ये आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना।
इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बस ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में ये दिख जाएगा आप वहाँ समझिएगा, का के की रा रे री ना ने नी। ये ट्रिक है दोस्तों इतना लंबा याद करने के लिए। ये मेरा नोट्स है, इसलिए मैंने जैसे जैसे मतलब मैं उसको किया हूँ, पढ़ा हूँ, तो वैसे वैसे इसे नोट किया हूँ। ये पूरा डिटेल में है तो ये आपको याद करने में भी बहुत दिक्कत होगा और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। जैसे देखिए थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे ट्रिक काम करता है। का के की रा रे री ना ने नी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जिसकी दोस्तों है ना, इसमें की जो दिख रहा है ना, आपका ये वाला की है, समझ गए ना। लाठी उसकी, फिर यहाँ पे की दिखा, तो ये संबंध स्थापित कर रहा है दोस्तों। ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, समझ गए होंगे आप। वह मेरी पुस्तक है, तो ये वह क्या है आपका। जब भी दोस्तों व्यक्ति को छोड़ के वस्तु और स्थान के बारे में बात करेगा वहां निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। और मेरी, तो री आ रहा है यहाँ पे, री, तो री जो है आपका ये क्या है, यहाँ पे भी री है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो मेरी अगर पूछेगा कि मेरी में कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक, और वह हमें पूछेगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आप लोग को माइंड लगाना पड़ेगा अपना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ये है, अगर ये आप याद करने बैठ जाएंगे तो फिर सर्वनाम में ही रह जाएंगे आप। मेरा मेरी मेरी, हमारा हमारी हमारा, तेरा तेरी तेरा, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारा, आपका आपकी आपके, इसका इसकी इसके, उसका उसकी उसके। ये दोस्तों बहुत है और ये याद नहीं होता है, मतलब कन्फ्यूजन बढ़ जाता है इस सब में। जितना मैं सब बता रहा हूँ आप लोग को वो इनफ है आपके एग्जाम के लिए, और आप पकड़ लेंगे, इतने भी आप बच्चे नहीं हैं। पांचवा दोस्तों है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये भी बहुत इजी है। इसमें बस आप ये लाइन आप याद कर लीजिए, जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में ये पूछेगा कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ। जैसे कि इसका उदाहरण है, आपका क्या नाम है, तो आप समझ गए कि ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, समझ गए आप ना। तो जहाँ पे प्रश्न का बोध होगा वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब लास्ट है इसमें दोस्तों छठा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम दोस्तों क्या होता है, जहाँ पे स्वयं का, अपने आप का बात किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। आपका प्रयोग आदर हेतु ना होकर अब कहने वाले के लिए होता है। मतलब इसका उदाहरण थोड़ा सा देखिए फिर आप समझ जाएंगे। माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँगा। तो ये कह रहा ना, ये कह रहा है, खुद के लिए कह रहा है, माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँ। ये जो आप दोस्तों है, ये आप शब्द वो खुद के लिए प्रयोग कर रहा है लड़का, ठीक ना। मतलब जहाँ पे भी आप का शब्द भाव मतलब आदर के लिए ना करके आपका प्रयोग खुद के लिए किया जाए वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। या स्वयं की बात किया जाए कि आप सो जाइए मैं स्वयं निकाल के खा लूंगा, वहाँ पे भी स्वयं निजवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ मतलब खुद के बारे में बात करेगा वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे फिर से दिया है, परिचय का संदर्भ। मतलब परिचय का संदर्भ आप अन्य पुरुष में आ जाएगा। अगर परिचय आपका करा रहा है कि आप गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ, आप राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, तो ये दोस्तों जब ऐसा आएगा तो ये आपका अन्य पुरुष में चला जाएगा। क्योंकि आप आदर, जब भी आप शब्द आदर के रूप में दिया जाएगा या फिर रिस्पेक्ट के रूप में, तो वो आपका अन्य पुरुष में हो जाएगा। और जब स्वयं के लिए आपका प्रयोग होगा कि आप चलिए मैं अपने आप आ जाऊंगा, ये एक उदाहरण है कि आप चलिए मैं अपने आप आ जाऊंगा, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा सर्वनाम होगा, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों ये सर्वनाम का टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। अब शॉर्टकट आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब तक तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, अब दोस्तों बस 6 लाइन में आपका सर्वनाम मैं बता दूंगा। ये स्टार्टिंग में मैं बता दिया रहता तो आप लोग थोड़ा सा वो हुए रहते पूरा नहीं पढ़ते। तो दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको ट्रिक याद होगा। तो दोस्तों ये बस 1 मिनट में पूरा सर्वनाम आपको याद हो जाएगा। अब देखिए बस 1 सेकेंड। पहला सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कौन कौन सा आता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन कौन सा है, मैं और हम। मध्य पुरुष का कौन कौन सा है, तू तुम आप।
ठीक है। और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो, ये तीनों आपका, ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों यह, वह, ये, वे, वो होते हैं, बट ये वस्तु और स्थान की जगह पे प्रयोग होता है, तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम में माने जाते हैं, नहीं तो आपका पुरुषवाचक के अन्य अन्य पुरुष में चला जाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग होता है सेंटेंस में, आप पकड़ लेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसका, जिसकी, जिसके, तो ये वही वाला दोस्तों है जो ऊपर में बताया हूँ, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये छो को आप याद कर लेंगे और आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे इसमें देखिए जिसका, तो ये का है दोस्तों ना, तो इतना जिसका क्यों आप पूरा याद करेंगे, बस आपको का से मतलब, ये की जो है ना, ये आपको की से मतलब है, ये के जो है ये आपको, तो बस आप का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये 6 चीज आप याद कर लीजिए, आप पकड़ लेंगे सेंटेंस को। प्रश्नवाचक दोस्तों है पांचवा। प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध होता है, क्या, कहाँ, कौन, कैसे। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप उत्तम पुरुष यानी स्वयं के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका विशेषण और क्रिया और अव्यय का पार्ट, ये दोस्तों मैं अगले पार्ट में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये चीज़ अस्थाई हो जाएगा और भूलेगा नहीं, और एग्ज़ाम में आप बेहतर नंबर पाएंगे। तो दोस्तों कैसा आपको हमारा ये वीडियो लग रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।